अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामियत के पेपर वन, ओ लेवल इस्लामियत के पेपर वन का रिव्यू कर रहे हैं और उसका लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट टॉपिक है फॉर इस्लामिक कम्युनिटी, उसको देखने जा रहे हैं। और रिव्यू में कोशिश करेंगे कि हम कम से कम वक्त में जो है वो टॉपिक्स को ज़रा एक दफ़ा टच अपॉन कर लें, ताकि हम ये समझ सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, और वो जो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं उन सब की वीडियो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, और उसको हम किस तरह से एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे उस नॉलेज को जो हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, तो पहले तो हम बॉडी ऑफ नॉलेज को देखते हैं क्या क्या है। द प्रॉफिट्स वाइफ। अब जैसे मैंने पहले भी समझा रहा था आप लोगों को कि इस टॉपिक में, ये जो लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो आपको इस तरह के सवाल तैयार करने हैं जैसे 4 नंबर के सवाल होते हैं। तो अब हर वाइफ के ऊपर आप 4 नंबर के सवाल 4 नंबर के हिसाब से नोट तैयार कर लें, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करना है? 3 पे करना है। हज़रत खदीजा पे करना है, हज़रत आयशा पे करना है, हज़रत हफ्सा पे करना है। ठीक है, इन 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इनका कोशिश करें कि 4 से थोड़ा सा बड़ा निकलता हुआ निकले, और बनेगा ही, ज़ाहिर है इनकी इन्फॉर्मेशन है भी ज़्यादा हम लोगों के पास। ठीक है, तो हज़रत खदीजा की अगर आप लिखेंगे तो आप बहुत बड़ा लिख सकते हैं कि शी वॉज दी फर्स्ट वाइफ, शी all the sons and daughters were born from her except for one। ये आपको, हाँ, रजिस्टर में बना लें, या बने हुए होने चाहिए थे, या जहन मतलब इस तरह के पॉइंटर्स बना लें कि वो आपको ये हर सवाल में हेल्प कर देंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे वो इसी तरह के आएंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत से बहुत हज़रत आयशा और खदीजा के बारे में ये सवाल भी आएगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी और हमने इनसे क्या लर्न किया। नॉर्मली इनका हमने इनसे क्या लर्न किया वाला सवाल नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा के केस में आ जाता है कभी कभी। हज़रत हफ्सा का भी कोई ऐसा नहीं आता, लेकिन फिर भी ये 3 जो है वो मोस्ट फेमस वाइफ्स थी, तो इन 3 का जो है वो आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं। बाकी सबके तो सिर्फ वो कवर कर लेंगे, वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसे शादी हुई थी, क्यों हुई थी। ये छोटे छोटे से 2-4 पॉइंट्स हैं, और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन अगर आपको पता है तो वो ऐड कर दें। लेकिन हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा की तो हम काफ़ी बातें लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा निस्बतन बढ़ता हुआ उनका अकाउंट लिखेंगे। तो हज़रत खदीजा के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लेनी है। नंबर 1 ये कि फर्स्ट वाइफ है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर आप सवाल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो आसानी होगी। तो किसी के करेक्टर को तोड़ने का तरीका ये होगा, एक तो उसकी बायोग्राफी, कौन थे, कहाँ से आए थे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, और एक उसका रिलेशनशिप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा था, कितना उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मोहब्बत थी, या किस तरह से इस्लाम में उसने कंट्रीब्यूट किया। तो 2 अलग अलग चीज़ होंगी। तो पहले तो हम बायोग्राफी के हवाले से देखें तो फर्स्ट वाइफ हैं। ठीक है, मदर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द होली प्रॉफिट हैं एक्सेप्ट फॉर वन। ठीक है, मदर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट फॉर वन। ठीक है, और मोस्ट बिलवेड, ही डिडंट मैरी anyone in her until she was anyone else like while she was alive। एक्चुअली वो बिलवेड ऐसे होती थी कि वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत और इतनी खिदमत करती थी कि उन्होंने किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होने दी। क्या कर सकते हैं? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं असल में, तो ये बात हो गई कि ये इनकी बायोग्राफिकल बात हो गई। ठीक है, और आप चाहें तो उनका क्लैन बता सकते हैं, उनके उनके फादर का नाम बता सकते हैं, उनकी जो तफसीलात हैं वो बायोग्राफिकली बता सकते हैं। ठीक है, खालिद बिन असद इनका हाउस था मक्का में। ठीक है, तो और फिर इनकी कंट्रीब्यूशन इस्लाम में क्या थी वो बता दें कि कंसोल्ड द होली प्रॉफिट। ठीक है, और क्या था? इनकरेज सपोर्टेड फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली, टुक हिम टू वर्का बिन नौफिल
ठीक है, एक्सेप्टेड इस्लाम, द फर्स्ट पर्सन हु एक्सेप्टेड इस्लाम वो ये थी। तो इस तरह की हम इनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई दूसरी बात। मेरे साथ में ये अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और हाँ, तकलीफ़ें भी सही बर्दाश्त की। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें थे, शाह अबी तालिब में उनका जो बाइकआउट था, तो उसमें ये साथ थी, तकलीफ में बर्दाश्त किया और फिर इवेंचुअली उनका इंतकाल हुआ। तो अब ये मैं ये बता रहा था कि ये बस काफ़ी है, और ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये इतना, इसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हज़रत आयशा का भी आप इसी तरह का थोड़ा लंबा लिखने के, लेकिन बाकी जो उम्महातुल मोमिनीन है उनका तो छोटा छोटा सा आएगा। मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ 4 पॉइंट्स का मतलब है दो से तीन आपको उनकी क्वालिटीज़ और उनकी बैकग्राउंड निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा इसी तरह से हर किताब के अंदर बना हुआ मौजूद है। इसीलिए मैंने जब पढ़ा रहा था उस वक्त भी आप लोगों से ही कहा था कि इसको तो बहुत इजीली आप गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो हज़रत आयशा कौन थी? हज़रत आयशा जो थी वो हज़रत अबू बकर की बेटी थी, ये बता सकते हैं, डॉटर ऑफ अबू बकर। ठीक है, मैरिड आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत खदीजा। ठीक है, कंडोलेंस के लिए हज़रत अबू बकर ने कहा कि यार ये बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बहुत सही तौर पर परेशान है, तो मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि जी मेरी बेटी से शादी कर लें, इससे मेरी भी इज़्ज़त अफजाई होगी, मैं नबी का के ख़ानदान से जुड़ जाऊँगा डायरेक्टली। हज़रत आयशा ख़ुद बहुत इस बात को उन्होंने इवेंचुअली फ़ख्र किया इस बात पे। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास ऐसे सवाल तो आता ही नहीं है अर्ली मैरिज का हज़रत आयशा का, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, वरना इस पर हम बात करते हैं बाद में। ठीक है जी, तो हज़रत आयशा का क्या कंट्रीब्यूशन था? उनकी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने बहुत सी मैनी अहादीस की नरेटर हैं वो। ठीक है, नरेटर हैं वो। उसके अलावा हाँ, सबसे ज़्यादा ख़वातीन में अहादीस इन्होंने नरेट की हैं। और उसके अलावा लास्ट टाइम लास्ट टाइम सबसे नॉलेजेबल थी सारी वाइफ्स में। और ख़वातीन में इस्लाम को स्प्रेड करने में बहुत हेल्प की, ये बात बनेगी ना, हेल्प्ड इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन वुमेन। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द लास्ट आवर, लास्ट डेज, कंपेनियन ऑफ द लास्ट आवर या लास्ट डेज कर लें। ठीक है, तो इस तरह से क्या कि आप देखें ये भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो ये ज़्यादा वैसे में बताया, ज़्यादा हो गई। बाकी सहाबियात के ऊपर, बाकी उम्महातुल मोमिनीन पे आप 3-3 पॉइंट भी उठा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है बस। ठीक है, तो हज़रत जो वो थी आपकी हज़रत हफ्सा जो थी वो हज़रत उमर की बेटी थी। हज़रत सौदा जो थी वो आप वसल्लम की दूसरी बीवी थी, और वो एक बेवा थी जिनसे शादी की थी, और इनके मियाँ का इंतकाल हो गया था, हजरत के गई थी अबिसिनिया में, वहाँ इनके मियाँ का इंतकाल हो गया था, तो फिर आप वसल्लम ने इनको ऑफ़र कर दी थी। और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा थी, और इनके जो मियाँ थे वो बैटल ऑफ ओहद में मार्टायर हुए थे। तो मार्टायरडम के बाद उनकी जो है वो आप उनको ऑनर किया। हज़रत उम्मे सलमा थी, ये तुम छोड़ दो, तुम खुद थक रही हो, हम लोगों को नजर समझ नहीं आ रहा है कि स्टेटमेंट क्या है। हज़रत उम्मे सलमा के मियाँ शौहर जो थे उनको ग़ज़वा ओहद में ज़ख़म आया था जो काफ़ी अर्से तक हील नहीं हुआ, उसके बाद उनकी इंतकाल हो गया।
उनसे भी वो विडो हो गई थी, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। हज़रत ज़ैनब बिन और ज़ैनब बिन ज़ैनब बिन जहश थी, ज़ैनब बिन जहश जो थी वो भी एक यूनिक केस था। की हज़रत ज़ैद बिन हारिस से शादी जी, इनकी ज़ैद बिन हारिस से शादी हुई थी, ये साबित करना था कि अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी हो सकती है। मुंह बोले बेटा कुछ भी नहीं होता, उसकी शरई कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। ठीक है, ये इनकी यह ख़ास बात थी कि इनकी जो है वो मैरिज का जो है कुरान में हुक्म आया था। ठीक है, फिर हज़रत जवेरिया थी, हज़रत उम्मे हबीबा थी। तो ये बहुत छोटे छोटे से अकाउंट्स हैं इनके, और अगर आप निकालेंगे तो दो दो पॉइंट्स निकालना बहुत आसान है। तो यूं आपका ये पूरा टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया मदर्स ऑफ द फेथफुल। ठीक है, आपसे मेरी डिमांड क्या है कि आप हर एक के ऊपर जो है वो 4-4 नंबर का एक पॉइंट निकाल के रखें। कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। ईद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे, अब बच्चों में जो तस्करा आप करेंगे वो सबसे ज़्यादा तस्करा फातिमा का ही होगा। ठीक है, हज़रत फातिमा के बारे में हम तफसील से बता सकेंगे, बाकियों के बारे में बिल्कुल वैसे ही दो दो पॉइंट्स निकालेंगे आप लोग। हज़रत फातिमा के बारे में ही अदर देन द बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि उनके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉन्ड से हम क्या लर्न करते हैं, हमें क्या सीखने को मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़वातीन के साथ जो भी रिलेशनशिप था, ख़ासतौर पर औलाद के साथ और औलाद में बेटी औलाद के साथ, तो उसको जो है वो इसमें सिग्निफिकेंस उसकी हम एलेबरेट करेंगे हज़रत फातिमा के साथ। ठीक है ना, बात समझ आ रही है साहबाजी? कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में कौन कौन थे। तो उनकी औलादों में तो अक्सर का तो एक एक लाइन का ही तज़किरा होगा। ठीक है, हज़रत कासिम थे, हज़रत अब्दुल्ला थे, ये एक एक लाइन के तज़किरे हैं, इस पर सवाल भी नहीं आएगा आपसे। ठीक है, तो हज़रत हज़रत फातिमा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा लंबा, उसकी तैयारी आप पूरी कर लें। तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर लेता हूँ। बाकियों के बारे में तो दो दो लाइनें एक एक लाइनें हैं, तो वो बस आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी से चलते हुए सवाल में कोई रिमार्क इस तरह का आ जाए कि चार चार औलादों के बारे में लिखिए, तो वो मिला के 4 नंबर का सवाल बन जाए। ठीक है ना, इस तरह का कुछ बन सकता है। तो कहाँ थे हम, मैं यहाँ नया पेज दे देता हूँ। तो हज़रत फातिमा के बारे में बात करें तो क्या बात होगी, फातिमा, हज़रत फातिमा के बारे में हम क्या क्या बातें कह सकते हैं। यंगेस्ट सिस्टर थी, मोस्ट बिलोवेड डॉटर थी, मतलब यंगेस्ट डॉटर। ये यंगेस्ट डॉटर थी। ठीक है, मोस्ट बिलवेड थी, हज़रत अली से शादी हुई थी। अभी देखिए ना, ये हम क्या बातें कर रहे हैं, ये इनकी बायो बता रहे हैं, और फिर हमें बताएंगे कि उनका द होली प्रॉफिट से रिलेशनशिप क्या था या उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। जी, तो अब हम बताएंगे कि द होली प्रॉफिट किस तरह से हज़रत फातिमा से मोहब्बत करते थे। तो एक तो है कि फातिमा इज़ पार्ट ऑफ मी, ये हदीस मौजूद है, फातिमा इज़ पार्ट ऑफ मी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में उनको बता दिया जब वो बीमार थे और इनका इंतकाल होने वाला था कि यू विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड मीट मी। ठीक है, तो बशारत थी कि यू विल बी द फर्स्ट वन इन द फैमिली टू मीट मी, मतलब मेरे बाद तुम्हारा इंतकाल होगा। ठीक है, फिर फातिमा जो थी वो किस तरह का घर चलाती थी, बहुत सादा थी, सिंपल लाइफ गुजारती थी। ठीक है, सिंपल लाइफ गुजारती थी, घर का सारा काम खुद करती थी।
ठीक है, आटा खुद पीसती थी, अपने घर में छोटे मोटे जितने भी काम थे वो खुद किया करती थी, हालांकि द होली प्रॉफिट की वाइफ थी, तो बेटी थी। ठीक है। नहीं, ये बताना जरूरी है कि मतलब ये भी एक पॉइंट है कि उन्होंने हज़रत फातिमा washed and dressed the prophet's wound in the middle of Uhud at the time of burial of the dead. She along with other women prepared food during the launch. नहीं, ज़रूरी नहीं है लिखना, अगर आपके पास पॉइंट्स ख़त्म हो जाए तो आप ये दे सकते हैं, बाल ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, फिर इन्हीं की औलादें हुई जो सरवाइव की, ये बात भी दे सकते हैं कि जो बाकी बेटियां थी उनकी औलादें सरवाइव नहीं की, हज़रत फातिमा की औलादें ही आगे सरवाइव की। तो उनमें क्या क्या, कौन कौन सी औलादें थी हज़रत फातिमा की? सर मुझे जैन की भी जैनब की बेटी का तो जिक्र आता है बाद में। हाँ, लेकिन फिर उनसे आगे नस्ल नहीं चली ना। इनसे जो है वो हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, फिर हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये पैदा हुए थे इनसे। इस्लाम की 4 मोस्ट वर्चुअस और सुपीरियर लेडीज़ में से एक हज़रत ज़ैनब आती हैं और हज़रत फातिमा आती हैं। तो इस्लाम में जो मोस्ट सुपीरियर लेडीज़ हैं उनमें हज़रत मरियम है और हज़रत खदीजा हैं, हज़रत आयशा हैं, हज़रत फातिमा हैं। उसके अलावा भी जो हैं वो कुछ ख़वातीन इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हज़रत मूसा की बहन हैं और जैसे कि उसकी फ़िरौन की बीवी हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे। तो एक हदीस के मुताबिक हज़रत फातिमा जो हैं वो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, तो वो भी एक हदीस है। तो ठीक है, तो हज़रत फातिमा के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें लिख ली। आगे चलें तो अब बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों के बारे में कुछ तफसीलात हैं ही नहीं हमारे पास ना, उस पर कुछ सवाल आते हैं। अगर आप कहें कि हम क्या लर्न कर सकते हैं इसमें हज़रत फातिमा से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर के बारे में क्या लर्न कर सकते हैं, तो जी वो बहुत मोहब्बत करते थे। यूज़ टू स्टैंड व्हेन शी केम। ठीक है, और वो वाली हदीस यहाँ पे दोबारा आ सकती है कि शी इज़ अ पार्ट ऑफ मी, फातिमा इज़ द पार्ट ऑफ मी। अगर किसी ने उसको तकलीफ़ पहुँचाई तो उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। ठीक है, ये हदीस आ सकती है यहाँ पे। और दिस शोज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि अपनी बेटियों के साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उनका ख्याल रखना है अपनी हर सिचुएशन में। अगर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे हैं, घर में फाके चल रहे हैं, तो अगर कुछ खाना आता था तो कोशिश करते थे कि पहले हज़रत फातिमा के यहाँ पूछा जाए कि उसके यहाँ पहुँच गया। ये भी उनका रिलेशनशिप इससे पता चलता है कि क्या है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हज़रत फातिमा क्या करती थी, हज़रत फातिमा बहुत परेशान रहती थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब भी कभी उनको कोई चोट लगती थी, कोई ऐसी कोई परेशानी में होते थे तो वो फ़ौरन पहुंचती थी। जब शादी नहीं हुई थी तब तक तो खुद ही उनका सारे काम किया करती थी आगे बढ़ बढ़ के, और शादी हो गई थी तब भी वो हर सूरत में कोशिश करती थी कि सपोर्ट करें आगे बढ़ बढ़ कर। जी, ये मैंने सबसे पहले यही बात बताई थी कि जब वो आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगी सर हम लोग जब आते हैं तो हमारे अब्बा तो खड़े नहीं होते, इसलिए कि आप लोग भी घर में ही हैं, जब शादी करके चली जाएंगी ना, शादी करके जब वापस आएंगी तो फिर हम भी खड़े हो जाएंगे। जी जी, शादी के बाद। जी 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 जी।
क्योंकि घर में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, हज़रत फातिमा नहीं आती थी जब वो घर में होती थी। तो जब शादी हो गई फिर वो घर से बाहर से होके आती थी ना, मतलब अपने मियाँ के साथ आ रहे थे। तो जाहिर है कि किसी और घर में गई हुई हैं, आई हैं मिलने, तो वो मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। नॉवल पढ़ा है, मैंने याद है नॉवल पढ़ा है कि अपनी आया वो किसमें पैदा की हुई है कि जो बच्चियों को जैसे शादी से पहले प्यार कर ले। हाँ ठीक है भाई, तो ये हज़रत फातिमा की बात हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की बात हो गई। हमने क्या लर्न किया, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। और क्या है जी इसमें? प्रॉफिट्स वाइफ्स हो गई, प्रॉफिट्स डिसेंडेंट हो गए। अच्छा, हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रह गए इसमें, ग्रैंड चिल्ड्रन। अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन खाली हज़रत हसन और हज़रत हुसैन तो नहीं है। 3-4 सवाल है। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन में कौन कौन है जी? सबसे पहले हसन है, फिर हुसैन है, फिर जैनब है, फिर उम्मे कुलसूम है। हज़रत अली की तो और भी औलादें थी क्या? बातों के बारे में सवाल नहीं होगा, किसके बारे में? और बातियों के बारे में, जी जी हसन हुसैन और हजरत जैनब के बारे में है बस। जी, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत जैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम। अगेन हज़रत फातिमा की जो औलादें थी उनमें थे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत जैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत मोहसिन। 5 औलादें थी। हज़रत अली की इसके हज़रत अली की इनके अलावा नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि टोटल 5 औलादें थी, लेकिन उसमें से आप जो जिक्र करेंगे वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का ही करेंगे मेजरली। उन्हीं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही ज़्यादा इस उम्र में थे कि उनसे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उठाते थे, गोद में रख खिलाते पिलाते थे। ठीक है, तो इन्हीं दो का जिक्र मेजरली हमें करना है, इन्हीं दोनों के ऊपर अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। तो हज़रत हसन और हुसैन को मिला के आप क्या अकाउंट बना सकते हैं? एज ग्रैंड चिल्ड्रन उनका आप क्या अकाउंट बना सकते हैं? क्या बात कर सकते हैं उनके बारे में एज ग्रैंड चिल्ड्रन के? प्रॉफिट लव देम अलॉट है सबा। ओके, प्रॉफिट लव देम, किस तरह शो करते थे वो लव? ठीक है, केप्ट देम विद हिम। अम्मा मारती थी ना, अम्मा मतलब डांटती थी, अम्मा गुस्से वाली होती है ना, सारी अम्मा ज़ाहिर बच्चों को डिसिप्लिन करती हैं अम्मा। यही होता है रोल नाना दादा का कि बच्चों को उठा के ले जाते हैं, भाई छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ दो भाई, छोड़ दो, हम ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में यही तरीका है। तो दादा और नाना जो होते हैं अपने पोता पोती को, नवासा नवासी को उठा के ले जाते हैं अम्मा से छुप बचा के। तो वो माँ की मोहब्बत ही यही होती है कि वो बच्चे को जो है वो करेक्ट करना चाहती है, उसको दुरुस्त करना चाहती है, उसको अच्छे से उसमें देखना चाहती है ना? यही होती है ना माँ की मोहब्बत, आप लोगों को तो पता ही होगा। बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर even carried them during his prayers। मैंने बताया ना कि अगर आपके पास सवाल आ गया एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ हजरत हसन और हजरत हुसैन विद द होली प्रॉफिट, तो फिर ये बातें आएंगी। मैं उसके लिए पॉइंट्स बना रहा हूँ। सवाल है तो है ना आपने जो एलिमेंट्स ऑफ इन द लाइफ, ये सवाल भी आ सकते हैं। कौन सा? नहीं, वो जो हजरत हुसैन और हुसैन की शहादत के हवाले से बातें वो बाद में आएंगी। अभी तो हम लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट के हवाले से देख रहे हैं इसको, तो फिर इनका बचपना ही आएगा। नहीं लाइफ में तो नहीं। तो हमारे पास जो अभी अभी जो टॉपिक है उसमें इनका बचपना ही डिस्कस होगा। ठीक है, बोथ हजरत हसन एंड हुसैन रिजेंबल्ड द होली प्रॉफिट। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु से ही मिलते थे, अली से ही मिलते थे, शबाहत आती थी उनकी। ठीक है, दे वर वेरी इंटेलिजेंट किड्स। एक वाक़या मशहूर है, आपको याद है? अगर किसी को लिखना है तो वुज़ू वाला वाक़या लिख सकते हैं। दे वर इंटेलिजेंट एंड रिस्पेक्टफुल किड्स।
ठीक है, तो ये आपका एक जनरल कंप्लीट हो गया हज़रत हसन और हुसैन के बारे में बात। ये बात हो रही है बिफोर 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 द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट। अच्छा, इस दौरान मैं आपको एक लिस्ट और बता देता हूँ, पूरी लिस्ट मौजूद है, उसको एक नज़र देख भी लेंगे कि जो हमारे यहाँ एक और फ़िरका है अहले तशी का, उनके यहाँ जो इम्पोर्टेंस है हज़रत अली की, फिर हज़रत अली के बाद हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इनकी पूरी एक चेन है। ठीक है, इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हज़रत अली वॉज द फर्स्ट इमाम। अब इमाम ये किसे कहते हैं? इमाम ये कहते हैं अ पर्सन हु कैरीज ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट हिमसेल्फ, बट ही इज़ समवॉट अ खलीफा ऑफ द प्रॉफिट, यूँ समझ लें। ठीक है, इमाम जो है, जिसको ये इमाम कहते हैं, वो नबी के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, नबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो होल्ड करते हैं, और उनका नस्ली तौर पे नबी से लिंक होना लाजमी है। ठीक है, तो नस्ली लिंक होने का मतलब ये कि हज़रत अली की औलाद में के बाद हज़रत हसन आएंगे, फिर हज़रत हसन के छोटे भाई हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। हम तो बोलेंगे क्योंकि हमारे नबी के औलादों में से थे, नेक लोग थे। अगर सुन्नी भी बोलेंगे, जैसे जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा बोलते हैं, हम इमाम अबू हनीफ़ा को भी हम हज़रत बोलते हैं, हज़रत शेख तकी उस्मानी साहब बोलते हैं। तो हज़रत हम किसी भी ऐसे शख्स को बोलते हैं जिसको कि हम बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। तो ये सारे लोग जो गुजरे हैं, ये सुन्नी लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत काबिल एहतराम लोग गुजरे हैं, क्योंकि हज़रत अली हमारे लिए काबिल एहतराम, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन काबिल एहतराम, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन काबिल एहतराम, ये सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औलादों में से थे, और ये अपने तई नेक लोग थे, इससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है वो सिर्फ यहाँ आता है कि अहले तशी इनको जो रोल्स असाइन करते हैं कि इनके पास वो रोल्स थे जो कि नबुआ के बाद सर्टेन इनको ये कैरी कर रहे थे, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनकी पायटी, इनके नेक होने पे, इनके इनके दर्जात पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम हजरत लगाएंगे, और इवन हम रेस्पेक्टफुली अगर वो लोग इमाम लगाते हैं तो हमें इमाम लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लफ्ज़ इमाम को हम उस तरह से ट्रीट नहीं करते, इस तरह से वो ट्रीट करते हैं, तो हमारे लिए कोई हर्ज नहीं है कि हम इमाम भी यूज़ कर लें। ठीक है, तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन थे, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अल बाक़िर थे, उसके बाद जो थे वो इमाम जाफ़र सादिक थे। ये बहुत मशहूर थे, इमाम जाफ़र सादिक जो थे ना, ये हमारे इमाम जाफ़र सादिक वो पर्सनालिटी थे जो जिनसे के शिया भी वो थे और सुन्नी भी थे। यानी एक टाइम आया था ना कि सुन्नी जो स्कॉलर्स थे वो अलग थे और शिया स्कॉलर्स अलग थे। ऐसा टाइम था हिस्ट्री में हमारे साथ। इमाम जाफ़र सादिक ऐसे स्कॉलर हैं जो कि शिया और सुन्नी दोनों के लिए स्कॉलर हैं वो, इस हवाले से तो बड़ी उनकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी। थ्रू आउट द लाइफ जितने भी इनके डिसेंडेंट्स हैं ना, सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ़ें रहीं कि इनको बहुत परसिक्यूशंस फेस करनी पड़ी। ठीक है, इमाम बाक़िर हो गए, इमाम जाफ़र सादिक हो गए, फिर इमाम मूसा काज़िम हो गए, मूसा काज़िम हो गए, फिर अली इब्ने मूसा हो गए, अली इब्ने मूसा जिनको अल रिदा कहते हैं। ठीक है, फिर मोहम्मद इब्ने अली तकी,
फिर अली इब्न मोहम्मद नकी, फिर इमाम हसन बिन अली अस्करी, इनको हसन अस्करी भी कहते हैं। सबसे आखिरी है इमाम मोहम्मद मेहदी। तो उनके बाद कोई नहीं आया ठीक क्या? है, ये जो चेन है 1 से लेके 11 तक की, यहाँ तक का तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो अहले तशरीह के हवाले से, मैं उनको पहले आपको बताऊंगा कि उनकी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर जो सुन्नी है वो क्या समझते हैं, हम ऐसे बात करेंगे। तो अहले तशरीह का कॉन्सेप्ट ये था कि जो आखिरी इमाम थे उनकी औलाद जो थी, उनके जो वो थे, क्या नाम था इनका, बेटे। एक सेकंड एक सेकंड, जी सेक्स तो हर जगह ही होंगे ना। अच्छा, ये जो हसन बिन अस्करी जो आखिरी इमाम थे, इनके बाद एक इमाम पैदा हुए जिनका नाम था इमाम मेहदी। देख रही हैं सब बाबा जी? और इमाम मेहदी जो हैं वो इमाम हसन अस्करी की औलाद थे या औलाद हैं। और इमाम मेहदी जो हैं वो गायब हो गए। सर तो इमाम मेहदी का तो आना है ना। सुने ना, मैं अभी शिया ट्रेडिशन बता रहा हूँ आपको, अभी मैं सुन्नी ट्रेडिशन नहीं बता रहा ना कि शिया ट्रेडिशन क्या कहता है कि 11वें इमाम की जो औलाद, आखिरी औलाद थे जिनको कि नेक्स्ट इमाम बनना था, इमाम मेहदी, वो दुनिया से पर्दा कर गए। जैसे कि एक तरह से कह लें जैसे कि हदीसा कर गए, हदीसा को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। एग्जैक्टली किस तरह से कर गया, अब ये तो इनकी डिटेल यही लोग यही बताएंगे कि इनके पास की क्या वो है, कॉन्सेप्ट है। हमें जो एक बेसिक ब्रीफ पता है वो ये है कि हज़रत इमाम मेहदी अहले तशरीह के मुताबिक पर्दा कर गए, और अब वो अल्लाह की इजाज़त से उस दिन आएंगे जब अल्लाह मुनासिब समझेंगे उनका वापस आना। ठीक है, तो इन द टाइम ऑफ नियर क़यामत हज़रत मेहदी को अल्लाह ताला दोबारा भेजेंगे इनके ख्याल से, और वो आके दुनिया में दोबारा से इस्लाम को का निफाज करेंगे। ठीक है, तो ये शिया ट्रेडिशन है। अच्छा, इसमें से जो बात होगी ना, जो सवाल आपने सवाल देखे होंगे, तो आप देखिए इससे कोई भी सवाल नहीं आया होगा ऐसा जो कि लेटर ऑन इमामों के बारे में हो। जो भी सवाल पेपर में आएंगे वो हज़रत हसन इमाम और हज़रत हुसैन से आगे नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये एक जनरल मैंने डिस्कशन तो कर लिया आपके साथ कि ये इमाम मौजूद हैं, लेकिन इससे आगे जो हज़रत अली, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, इससे आगे के ऊपर कोर्स में है ही नहीं, कोर्स का पार्ट नहीं है आपके। तो ये एक जनरल नॉलेज में तो आपके आगे के 12 इमाम अहले तशरीह के होते हैं। 11 हमारे सामने गुजर गए, 11वें का इंतकाल हो गया। 11वें की एक औलाद थे जो कि इमाम मेहदी थे, और जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से पर्दा फरमा गए, और वो अल्लाह ताला जब चाहेंगे वो वापस आएंगे और वापस आके अपना मनसब संभालेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अहले तशरीह का। अच्छा, अहले सुन्नत यानी जो जो सुन्नी है, उनके नज़दीक तो इमामत इट्सेल्फ कोई अलग से वही नहीं है, डेजिग्नेशन ही नहीं है। तो हमारे नज़दीक ये जितने भी लोग थे बहुत नेक लोग थे, बहुत ज़बरदस्त लोग थे, और हमारे नज़दीक ऐसा नहीं हुआ कि इमाम मेहदी पैदा होकर पर्दा फरमा गए। हमारे नज़दीक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारे नज़दीक हज़रत इमाम हसन अस्करी के बाद उनकी वो ख़त्म हो गई, सिलसिला जो और जो होता है नस्ल दर नस्ल जो चलता है, इस तरह से उनकी लीनियज ख़त्म हो गई और वहाँ पे बात क्लोज हो गई। तो हज़रत मेहदी के बारे में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का वो ये है कि एंड ऑफ द टाइम्स में एक नेक शख्स आएगा
वो कोई नेक शख्स होगा जो कि मुसलमानों को एक उस पर जमा करेगा, मुसलमान जो हैं वो सारे यूनिफाई होंगे उसके अंडर में, और उस वो चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से उसको सपोर्ट होगी, अल्लाह ताला उसको पसंद करेंगे, तो जिसको अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट हासिल हो उसको मेहदी कहते हैं, यानी जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता हो। तो इसलिए हमारे पास भी टर्म जो यूज़ हो रही है मेहदी ही हो रही है। तो एक्चुअली ये दोनों सेम फिगर्स नहीं है। जो सुन्नी के नज़दीक जो मेहदी है वो एक ऐसी फिगर है जो कि मुख्तलिफ इंसानों से पैदा होते होते उसी दिनों में पैदा होंगे, क़यामत के करीब किसी घर में पैदा होंगे, किसी सुन्नी या किसी मुसलमानों के घर में पैदा होंगे, और वो बड़े होकर इस्लाम में मुसलमानों को यूनिफाई करने का बाइस बनेंगे, और वो उनको मेहदी कहेंगे। ठीक है, उनका नाम भी मेहदी नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि उनका नाम मेहदी हो। तो सुन्नियों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है और अहले तशय्युह कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और इस पर लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है हम अपने अपनी थियोलॉजी, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके अल्लाह के यहाँ जवाब दें। तो हम ये समझना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, वो मैंने समझा दिया कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है, और मैंने भी समझा दिया कि इस बारे में हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। हम उनके कॉन्सेप्ट को ऑनर करते हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट को ऑनर करते हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलें। तो ये हो गई इमाम हसन और इमाम हुसैन की तफसीलात भी मैंने बता दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे रिलेशनशिप बता दिया। इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़िंदगी को मज़ीद अलग से हम डिस्कस करेंगे आखिर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रहते हुए तो यहीं तक काफ़ी था। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, अब क्या रह गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब आएंगे जी आपके 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस। ठीक है, 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस आएंगे, स्क्राइब्स आएंगे और मेजर साहब आएंगे। अब उसमें कौन कौन है? तो सबसे पहले 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस की बात करते हैं। आप ये गौर कर रहे हैं कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है? इस टॉपिक में सब ही जो भी नाम मैं लेते जा रहा हूँ उनके बारे में 4-4 नंबर के सवाल हैं। जो नाम मैं लिखूँ आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में मैं 4 नंबर का क्या जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, हज़रत अबू बकर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? पहले मुसलमान मर्द, ठीक है, फर्स्ट मुसलमान मर्द। बारी बारी एक एक सबसे पूछता हूँ जी। उरूश ने कहा एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट हेजिटेशन। जी सब आप क्या बताती हैं, एक पॉइंट दीजिए हज़रत अबू बकर के बारे में। इस्लाम के हवाले से बात हो रही है, सोच के रखें। बेस्ट फ्रेंड सब आने का मैं लिख लेता हूँ, लेकिन आप सोच के रखें इस्लाम के हवाले से। जैनब बाजी आप बताइए कोई पॉइंट। उनके कहने पे बहुत सारे लोगों ने कबूल किया। मेड मैनी पीपल एक्सेप्ट इस्लाम। ओके, गुड पॉइंट। जवार भाई आपके पॉइंट दें हज़रत अबू बकर के बारे में। ओके, ये तो खलीफा हो गए खिलाफत से पहले मेरा बच्चा। ये हमें सवाल का जवाब देना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पॉइंट्स। तो पीछे आइए वापस, थोड़ा रिवर्स गियर लगाइए, 1 किलोमीटर पीछे आइए। ना 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 ना, आप नहीं बताएं, आप नहीं बताएं, वरना दूसरों के पास ख़त्म हो जाएंगे पॉइंट। तो पहले दूसरों को इजाज़त दें। अब्दुल्ला भाई आप बताएं। उनकी बेटी से आपकी शादी हुई। ओके, मैरिड हिज डॉटर टू द प्रॉफिट। साहबाजी कुछ आया दिमाग में? नहीं नहीं, आपने तो बेस्ट फ्रेंड बताया था, इस्लाम से पहले की बात है। इस्लाम के अंदर कुछ कोई बताएं, कौन सी सपोर्ट का कहाँ है सपोर्ट? कोई आपको बता रहे हैं? परसिक्यूशंस के दौरान डिफेंड करते थे। नहीं नहीं, अभी जवाहर भाई को एक बताने दो। परसिक्यूशन में डिफेंड करते थे। ओके चलें, भी पॉइंट हो गया कि जैसे कोई उनके ऊपर वो जो वो नहीं हुआ था, वो जो गर्दन में डाल के खींच रहे थे तो हज़रत अबू बकर।
और हज़रत अबू बकर की फिर बहुत पिटाई हुई थी उस दिन, बहुत मार पड़ी थी, बहुत पिटाई हुई थी, इतनी पिटाई हुई थी कि बेहोश हो गए थे। उसके बाद भी जैसे इनको होश आया तो उन्होंने होश में आखिरी सबसे पहले सवाल ये किया कि मोहम्मद का क्या हाल है, ये बताओ। इतना पिटे थे कि बाल खत्म हो गए थे उनके, नुच नुच के। जी अब बताइए जी जब्बार भाई, एक बताइए आप, फिर मैं बाकियों से पूछता हूँ। जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट। 3 तक गिनूंगा, उसके बाद किसी और की बारी आ जाएगी। 1 2। इस्लाम के बारे में ये बात इन्होंने बता दी, इत्तेफाक है कि एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट एनी हेजिटेशन। ये बात पहले बताई जा चुकी है। हाँ भाई, कौन बता रहा था जी? अब्दुल्ला भाई, गारे सौर के साथी, गारे सौर माइग्रेशन के साथी। जी जैनबा जी, सारे होल्स में कि ये फिर इसमें आगे जी जी, अभी यही तो बताया इन्होंने, गारे सौर और माइग्रेशन के साथी। सर उन्होंने बहुत सारे गुलामों का आजाद कर ओके, गुलामों को आजाद कराते थे। गिव एवरीथिंग इन तबूक। मिराज के वाक़े को कंफर्म किया। ओके, सिद्दीक थे जी, सिद्दीक थे, बेस्ट फ्रेंड भी थे और ट्रूथफुल भी थे, और इस्लाम को जो है वो सबसे ज़्यादा वो सपोर्ट करने वाले भी थे और उसकी तस्दीक करने वाले भी थे। मेराज के वाक़या भी इसमें डाला जा सकता है। अल्लाह का सलाम उनको पेश हुआ था। Appointed by the Prophet as Amir Hajj. वाह 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 वाह, अमीर हज अपॉइंट हुए थे। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि अकल, ये दिमाग और अकलें नहीं खुली हैं, किताबें खुल गई हैं। अब तो चैट जीपीटी खुलता है भाई। अच्छा, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में उनको इमाम मुकर्रर किया था अपनी नमाजों में। ठीक है, धमधम हो रही है बेटा। ठीक है जी, ये हो गया। हज़रत अबू बकर के वो कितनी बातें हो गई, ये तो हम उससे भी बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा नोट थोड़ी आएगा, लेकिन अच्छी बात है, चलें करेक्ट हो गया। अब हज़रत उमर के बारे में जल्दी से बात करें, क्या क्या बातें होंगी अगर प्रॉफिट के ज़माने से बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हाउ ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ये लिख देंगे हम। वो जो है पहले वो होली प्रॉफिट को कत्ल करने के लिए जगह राइस जा रहे थे, तो उनको क्या कत्ल करोगे? बहन और ब्रदर इन लॉ, उनकी बहन और ब्रदर इन लॉ मुसलमान हो गए, जाके उनकी खबर लो, उन्होंने जाके भी पिटाई की, पिटाई की, फिर वो जो है फिर मुसलमानों ने किया राजस्व जो है। अच्छा, कहानी इससे पहले से शुरू हो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुप छुप के देखते थे वो। ये कहानी पहले से शुरू हो चुकी थी, और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, वो सुन रहे थे, वो एक ऐसी आयत की तिलावत फरमा रहे थे कि उनको ऐसा लगने लगा कि अल्लाह उनसे मुखातिब हैं, और वो अजीब हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो तो आ रहा था उनके अंदर, लेकिन ज़ाहिर है वो उसके बाद हम ये ले सकते हैं कि उनका इस्लाम एक्सेप्ट करने से उनके जो है ना मुस्लिम्स को एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुस्लिम्स स्टार्टेड प्रेइंग ओपनली। उनको उनको जो है कोई जरूरत नहीं करता था बेटा दम दम नहीं करो, सर पे लगी। मुस्लिम स्टार्टेड प्रेइंग ओपनली, और मदारिम जो है क्लैश में रहते वो भी काम करना शुरू हो गए थे। परसिक्यूशन थोड़ी सी कम हुई। क्या लिख रहा हूँ मैं? परसिक्यूशंस जो हैं वो रिड्यूस हुई थोड़ी सी। मदीना ने सबके सामने को रसूलुल्लाह माइग्रेशन क्या किया? हाँ, माइग्रेटेड ओपनली। दीन का ऐलान ओपन किया था मुसलमान, उसके बाद ओपनली नमाज पढ़ते थे। और एक दफ़ा तो उन्होंने पिटाई भी ओपनली खाई थी, क्योंकि उनको अफसोस ये होता था कि सारे लोग पिटते रहते हैं, मेरी कोई पिटाई नहीं लगाता। तो एक दफ़ा उन्होंने जो है वो इतना तंग किया, इतना ऐसी बातें की, आखिरकार उनकी पिटाई लगी गई।
तो उनको फिर थोड़ा इत्मीनान हुआ कि यार ये हर बात में अबू बकर की उसकी लगी जाती है, वो सब आप कमाए जा रहे हैं, मेरी नहीं लग रही। ठीक है, और आज आधी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे मतलब अपना सामान दे दिया था उसके लिए। तबूक में, तबूक के अंदर जो है वो हाफ हिज बिलोंगिंग्स दे दी गई थी। फारूक कहलाते थे, क्यों कर रही हो, नहीं करो ना। फारूक कहलाते थे, क्यों? देखा, आउट हो गए ना। फारूक क्यों कहलाते थे सबाबाजी? क्योंकि सर वो सच्चाई और झूठ को काट सकते। उनके बारे में ये हदीस है कि जिस रास्ते से उमर जाता है उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। तो वो हक और बातिल के अंदर जो है वो फर्क किया करते थे। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कंपाइलेशन ऑफ द कुरान में अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हज़रत अबू बकर को जो उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया कंपाइलेशन ऑफ कुरान के लिए, लेकिन ये आफ्टर द होली प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो गया ये। सर अजान के तरीके का ख्वाब आया था। वाह वाह वाह, मैरिड डॉटर टू द होली प्रॉफिट। अच्छा, अजान उनको ख्वाब में आई थी, उनको भी ये पता है ना सबको वाकया कि किस तरह से मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाए, इस पर डिस्कशन चल रही थी। तो फिर हज़रत उमर को और एक आध और साहबी को अजान के अल्फाज ख्वाब में आए थे। फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई माशाल्लाह। हज़रत उमर की, हज़रत अबू बकर की तरह उमर की बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये सारी वो चीज़ें जो कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट हो रही हैं। हज़रत उस्मान की क्या चीज़ें हैं जी? ये बात बोल सकते हैं कि हम वन ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियन। हाँ, ये तो खैर सभी पे कह सकते हैं। हाँ, उस्मान के ऊपर क्या कह सकते हैं? क्लोज फ्रेंड थे। अच्छा, मुझे मुबशर सब थे, तो क्लोज फ्रेंड थे, बहुत मॉडेस्ट थे। वेरी गुड, वेरी गुड। जवार भाई ने एक ही दिया और ज़बरदस्त दिया। बहुत रिच थे, जवाब भाई ने दिया। जुन नूरैन थे। जुन नूरैन मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी से उनकी शादी की, उनका इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी की भी उन्हीं से शादी कर दी। इतना पसंद है, एज अ दामाद वो उनको इतना पसंद थे कि उन्होंने अपनी दो बेटियों की उनसे शादी की। बहुत ख्याल रखते थे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का। ठीक है, दो हिजरतें की थी। कहाँ कहाँ की थी? अबिसीनिया में भी की थी और मदीना में की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पे कोई कुआं खरीद के देगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसको कुआं देगा, वो कुआं उन्होंने खरीद के दिया। तो बॉट मैनी मैनी बॉट मैनी क्या वेल्स फॉर मुस्लिम्स। उस जमाने में कुआं खरीद के आप अपनी मिल्कियत भी रख सकते थे, उसका पानी किराए पे भी चला सकते थे। मतलब कुआं इस्तेमाल करो, पानी के पैसे दो। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिए थे। ठीक है जी, बैत रिजवान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थे वो। अगर आप डिस्कस करना चाहें तो ये आ सकता है कि ग़ज़वा उहद में वो लोग जो कि जिन्होंने कि वो अपना पॉइंट छोड़ दिया था, उनमें से एक उस्मान भी थे। और अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों को जो है वो बड़े बड़े अच्छे से माफ़ कर दिया था। बाकायदा उन लोगों को पहले तंबीह की गई थी, उनसे नाराज़ हुआ गया था, उसके बाद उन सब ने सॉरी किया था। बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ भी कर दिया था उन सबको। तो अल्लाह ताला को ये दिखाना होता है ना कि इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता।
अब नबी से तो गलती नहीं होती, तो नबी के नीचे किसी से भी गलती हो सकती है, और गलती पे उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी माफ़ी कैसे मांगी जाएगी उसको करके दिखाना है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने माफ़ी मंगवा के दिखाया कि कैसे मांगी जाती है। तो यूँ हज़रत उस्मान से भी इस एक्शन से जो है वो हमें बहुत कुछ सबक सीखने को मिला। और हमें पता है कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, इंटेंशन गलत नहीं थी, उनका अंदाज़ा गलत हो गया था। उनको लगा था कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई थी। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग जो नीचे उतरे थे उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो बूटी कलेक्ट करने के लिए उतरे थे, बूटी ऑफ वॉर, जंग की जो जो सामान था वो कलेक्ट करने के लिए नीचे भागे थे। हज़रत उस्मान वाज वन ऑफ द मोस्ट रिच पीपल इन मक्का एंड मदीना। तो उनका बूटी कलेक्ट करने के लिए भाग के नीचे उतर जाना अजीब फजूल बात है ना। तो एक्चुअली उस वक्त उनका मिजाज ये समझ में ही आई थी सबको ये बात कि जंग खत्म हो गई, वो लोग भाग गए, दुश्मन भाग रहे थे, दुश्मन मैदान छोड़ के भाग चुके थे। वो तो हजरत खालिद बिन वलीद दूसरे रास्ते पे खड़े थे जो कि इनसे इनकी नज़रों से उजल था, वो वहां से घुस के आ गए। अगर लोग पहले से वहां खड़े रहते और नीचे ना उतरते तो उनको हजरत खालिद बिन वलीद आते हुए दिख जाते और वो उन पर तीर बरसाते, लेकिन वो उनको देखे नहीं आते हुए, क्योंकि वो नीचे उतर चुके थे। वो नीचे क्यों उतरे कि उनको लगा कि जंग खत्म हो चुकी है, जंग खत्म हो चुकी है, इस वजह से नीचे उतर उस्मान के बारे में एक हदीस भी है के जो है ना हर अल्लाह ताला के हर नबी के साथ एक कांस्टेंट कंपेनियन होगा जन्नत में, और आप ने कहा था कि मेरे कंपेनियन हजरत उस्मान। जी, जितने भी 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस हैं, उसके अलावा भी एक दो ऐसे हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ स्पेशल बशारतें भी दी हैं, और उस्मान उसमें शामिल है। और हज़रत उस्मान तो बेतहाशा बशारतों में शामिल है ना। जैसे कहा कि जो ये खुतबा देगा उसको बशारत, जो ये खरीद के दे देगा उसको बशारत, जो यहाँ पे ये दे देगा उसको बशारत। तो हर जगह जहाँ माल से मदद की कोई बशारत होती थी, उस्मान उसमें आगे से आगे होते थे। एक्सपीडिशन में भी उन्होंने बहुत बड़ा जी, कंट्रीब्यूशन किया है। तबूक तबूक एक्सपीडिशन में भी उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हज़रत अली पे बात कर लेते हैं। ये सब बातें हो रही हैं उनकी उससे पहले, खिलाफत से पहले। हज़रत अली पे बात करते हैं। जी, हज़रत अली जो है वो नेफ्यू कज़न ऑफ द होली प्रॉफिट हैं। ठीक है, ब्रॉट अप बाय द प्रॉफिट, है ना। आप ससुर में तरबियत की थी उनकी। ठीक है, हस्बैंड ऑफ द मोस्ट बिलवेड डॉटर। हिजरत के वक्त उसके रिश्ता का भी रहते थे। हिजरत के वक्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह वो लेटे थे, अमानतें उनके हवाले की गई थी। वो बच्चों में सबसे अर्ली डेफेंस थे। भाई अब मैं नाम ले लेके पूछूंगा। He slept on bed of holy prophet। अच्छा जी, फिर आपने कहा फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम इन चिल्ड्रन। क्या कहा? अच्छा, पहले अभी सभा से पूछते हैं, क्या कह रही हैं? कौन सी जंग? क्या बोले ना, बोले बोले, हिम्मत करें, घबराएं नहीं, गलत नहीं होगा, नहीं सभा बताएंगी। थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या कहना चाह रही थी। कोई जंग थी ना, वो था खैबर की फतह, जो आखिरी जंगों में से एक है, जब इस्लाम को हम निपटाते निपटाते गए थे। सुलह हुदैबिया हो गई थी, तो फिर हम निपटा रहे थे अपने आसपास के इलाकों को। तो मदीना के पास खैबर था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड किला था, पता नहीं हो रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नेक्स्ट डे मैं उसको दूंगा जिसके हाथों अल्लाह ने फतह नसीब करवाएंगे। तो वो खैबर की फतह, और उसमें जो है मरहब को मारा था उन्होंने। ठीक है, उनको जज भी बनाया गया था इस मामले में। हज़रत अली was always considered one of the most wise persons। बाकी सब लोग उनको बहुत वाइज समझते थे,
तो उस सूरत में वो जगह जगह इस तरह की पोजीशन उनको मिलती रहती थी। जैसे कि हज़रत अबू बकर के दौर में भी वो जो है वो एडवाइजरी रोल में थे, हज़रत उमर के दौर में भी वो एडवाइजरी रोल में थे। जी, तो वायर मोस्ट वाइज तो है। आगे चलें। जी, अली के बारे में, हज़रत अली के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन आ गई कि गेट ऑफ नॉलेज। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है। कौन क्या किताबें खुली नहीं खुली, ये बताया मुझे। higher वाह भाई वाह, कितना अच्छी, मतलब माशाल्लाह बच्ची को ये याद है। वॉज मेड ब्रदर ऑफ द होली प्रॉफिट। किस वक्त? मुवाखात के वक्त। ठीक है। और हज़रत फातिमा का हो गया, हज़रत फातिमा का हो गया। फादर ऑफ हुसैन एंड हसन, ये हो गया। और क्या है? और कोई ख़ास बात? मतलब ख़ास बातें तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं। इस्लामियत की क्लास लेते हुए अगर कोई झूठ बोले तो उसका उतना ही गुनाह होता है जितना क्लास लिए बगैर होता है। ठीक है। अच्छा, आगे चलें। तो हज़रत अली के बारे में काफ़ी बात हो गई। और बताएं जी, नेक्स्ट नेक्स्ट 10 प्लस में जो बाकी 6 रह गए, ऑफ कोर्स इनके बारे में जो आएगा, फिर ये कह रहा हूँ 4 नंबर के सवाल की तैयारी, 4 नंबर के सवाल की तैयारी। ठीक है, तो नेक्स्ट नाम बताओ भाई, जल्दी से किताब किताब पकड़ो, नाम बताते जाओ। और नाम जो है ना तरतीब से बताने में ये फ़ायदा होगा कि उसी हिसाब से जो पीरियड ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम है उसी हिसाब से आमतौर पे ये लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले हज़रत तलहा हैं। नहीं, ये तो 4 वो थे ना जो इसलिए आ गए, कैलिफ्स थे ना, इसलिए 4 पहले आ गए। तो हज़रत तलहा हैं हज़रत तलहा आ गए, हज़रत ज़ुबैर आ गए। जैसे मैंने आपसे मदर्स ऑफ द फेथफुल के बारे में कहा था कि आपको 4-4 मार्क्स के पैराग्राफ्स बना के रखने हैं, इस तरह से इसमें भी आपको करना है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए, फिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास आ गए, ज़बरदस्त जनरल थे ये। साद बिन अबी वक़ास। हज़रत सईद बिन ज़ैद, ये वो थे जिनकी पिटाई हुई थी, वही थे ना ये? हज़रत सईद वही थे जिनकी हज़रत उमर ने पिटाई की थी, यानी इनकी बहन के मियाँ थे, हज़रत उमर की बहन के मियाँ थे हज़रत सईद। जी, ब्रदर इन लॉ। फिर बिन जैद, फिर हज़रत अबू बैदा, बिन जर्रा। ठीक है, इनके नाम हो गए। जैसे स्क्राइब्स के अंदर जो है वो स्क्राइब्स वो थे जो कि हदीस लिखा करते थे, इनमें भी कुछ सहाबा के नाम आ गए। तो अब्दुल्ला बिन मसूद आ गए। अब इन सब के बारे में 4-4 नंबर के पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, फिर जैद बिन साबित हैं। जैद बिन साबित तो लीडर है ना, जैद बिन साबित हैं। फिर हज़रत उबई बिन काब हैं। और उसके बाद
उसके बाद जो, अच्छा मेरे पास तो लिस्ट में यही थे नाम, अब आई डोंट नो कोर्स में इसके अलावा नाम है या नहीं है। अबू सुफियान। कोर्स में मुझे नहीं पता कि स्क्राइब्स में इन लोगों के नाम है कि नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे पास कोर्स में जो नाम है वो यही नाम है स्क्राइब्स के। ठीक है, 1 2 3 मेजर नाम है, मतलब स्क्राइब्स तो मैंने बताया था 40 से, लेकिन मेरे पास जो प्रोमिनेंट नाम है जिनके बारे में सवाल आएगा वो 3 हैं। तो ये देख लीजिएगा ज़रा कि बाकी कोर्स में आपको मिल रहे हैं या ये आप कहाँ से बता रहे हैं। आपके पास पास पेपर्स में इन स्क्राइब्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है आपने जो अटैम्प्ट किए हैं? तो अगर आया हुआ है तो आप हम उनको भी उठा लेंगे, लेकिन मेरे पास तो इन्हीं के नाम है। अच्छा, फिर हज़रत जो उसके अलावा प्रोमिनेंट कंपेनियंस थे उसमें थे हज़रत बिलाल, हज़रत अबू हुरैरा। मैं तो कोर्स के हिसाब से नाम लिख रहा हूँ। हज़रत हमज़ा, हज़रत जाफ़र, जाफ़र तैयार, हज़रत अबू तालिब के जो बेटे थे। हज़रत अबू सुफियान, हो गया अबू हुरैरा, और हज़रत अबू तालिब। ठीक है, तो ये वो सहाबा के नाम हैं। कितने बने टोटल यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं टोटल। 15 सहाबी हैं और 13 उम्महातुल मोमिनीन हैं। इन टोटल इन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए 4 4 नंबर का। तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हज़ारों सहाबा में से आपको सिर्फ 15 सहाबी का नाम दिए गए, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई मुश्किल होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई उस कोर्स के उस कंपोनेंट की जिसमें हमने देखना था 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, स्क्राइब्स, मेजर कैरेक्टर्स, 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स और अदर कंपेनियंस। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि एक आध चीज़ कोई हो सकता है निकल आए जो जहन से महव हो गई हो, बात होने में रह गई हो। मैंने तो अपने तौर पे सारी चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर। तो पेपर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। पेपर 1 हमारा मेनली कंप्लीट हो गया है। पेपर 1 के जो हमारे कंपोनेंट्स से कुछ चैप्टर 3 को मैंने अब इस वीडियो में कवर किया, इससे पिछली वीडियो में सेक्शन 3 को कवर किया था, सेक्शन 4 को भी कवर किया, सेक्शन 3 को इससे पिछली वीडियो में कवर किया था, और इसी तरह से सेक्शन 2 को जो है मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर किया था। 1 की मैंने कोई रिव्यू वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि 1 में जो है वो आयात के तर्जुमे और तशरीह है जिसके ऊपर हर एक के ऊपर अलग अलग मेरी वीडियो मौजूद है, तो उसको फिर मैंने इसलिए कवर नहीं किया कि आप वहाँ से देख सकते हैं आयत वाला जो सवाल था। तो यूँ मैंने आपको एक पूरे एक सेशन के अंदर आपको पूरा कोर्स जो है ना वो रिव्यू कर दिया है। आपके फिंगर टिप्स पे अब होना चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर मैं अब आपको कहूँ कि आप बैठिए और 3 घंटे बैठ के बोलते चले जाइए तो आप 3 घंटे में पूरा पेपर 1 बोल सकते हो। पेपर 1 में आने वाली सारी चीज़ें आप जो है वो 3 घंटे में न्यूमरेट कर सकते हो कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा में ये हुआ था, फिर सेकंड ईयर ऑफ हिजरा में ये हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो इस रिव्यू के बाद बोल सकते हो। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि इसको आप बार बार देखना चाहिए आपको। एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम आपको 1 से 2 दफ़ा इसको जो है वो रिव्यू को देखना चाहिए ताकि वो मेमोरी आपकी फ्रेश हो जाए कि हाँ ये सारी बातें थी, हमें याद आ गया। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जल्द ही यानी कल ही पेपर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और पेपर 2 की कंप्लीट हम रिव्यू इसी तरह से सेक्शंस में करके बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।